Hello student, today in class 11th chemistry, we will be starting our chapter 3, the new chapter classification of elements and periodicity in properties. This is a very important chapter regarding to understand the properties of all the elements, how they behave, how they are studied, how they are arranged in the periodic table, and to learn the properties of each and every element. So we'll go back in class 10th. In class 10th, the last chapter, you have studied how the elements are arranged in the periodic table, and we learned about three periodic tables. First was the Dobner, second Newland, and third Mendeleev, and in the last it was modern periodic table. We will have a short look on all these terms, and then we will continue our chapter. So जब 10th की हम बात करें, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या पड़ी? तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए स्टार्टिंग में ही, जो एलिमेंट्स इतने ढेर सारे एलिमेंट्स से, उनकी एक एक की प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज कर पाना बहुत ही टफ था कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज कर पाए. जैसे स्कूल में आपके 3000 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उन्हें क्लास वाइज अरेंज ना किया जाए तो एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना that he is class 6th student, he is class 4th student, he is class 9th or 10th student. So what school management had done? उसने क्या किया? उसने हर स्टूडेंट को एक अलग अलग क्लास में रख दिया. डेट ये 4th क्लास का है, ये 5th क्लास का है, और आप उसको देख के इजिली रिकग्नाइज कर सकते हो, उसके सिलेबस को रिकग्नाइज कर सकते हो कि उसको उसके यहाँ कौन सी किताब चल रही है, उसके में क्या सिलेबस चल रहा है. ये चीजें आप बच्चे को देख के रिकग्नाइज, अरे ये तो क्लास 9th का स्टूडेंट है, इसके में ये 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, और इसके में ये एनसीईआरटी की बुक चल रही होगी. इजिली आप उसे रिकग्नाइज कर. इन द सेम मैनर साइंटिस्टों ने ये एफर्ट करना शुरू किया कि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हम एक साथ रिकग्नाइज कर सकें कि ये इस ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी. इसीलिए सब पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया. और इसके सबसे पहले इसको जिसने सोचा, थैंक्स टू हिम, सो द फर्स्ट वाज डॉबनियर ट्राइड्स. ही वाज J.W. डॉबनियर इन 1829. इन्होंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन है उनको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया जाए. एक ग्रुप में रखने से हमें केवल उस ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखनी है, और याद रखना है ये एलिमेंट इस ग्रुप का है. जैसे क्लास 10th में मानिए 40 स्टूडेंट है, हमें बस ये याद रखना है कि ये बच्चा क्लास 11th का है, बाकी उसके में ये किताबें चल रही हैं और उसका ये सिलेबस है, ये हमें अपने आप ही याद हो जाता है. सो J.W. डॉबनियर, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को सोचा क्यों ना एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन है उनको हम ग्रुप में. उस समय तक ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत कम ही एलिमेंट्स की नॉलेज थी उस समय. केमिस्ट्री इतनी ज्यादा या साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, तो हमें बहुत ही कम एलिमेंट्स की नॉलेज थी. तो डॉबनियर ने क्या किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 करके एक एक ग्रुप बनाया. 3-3 एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया, और इसको उन्होंने नाम दिया, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ट्राइड्स. ट्राई मतलब 3 हो गया, ट्राइड्स. तो 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, इसको नाम दिया उन्होंने ट्राइड. और ये किस बेसिस से बना? द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड, जो मिडिल एलिमेंट था ट्राइड का, वाज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द रिमेनिंग 2. मतलब समझिए ए बी सी, जैसे ए बी सी ये 3 एलिमेंट हैं, तो जो बीच वाला जो एलिमेंट होगा ये इन दोनों के एटॉमिक मास का मीन होगा. सी एग्जांपल इन द ट्राइड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होगा ये क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास का मीन होगा. ध्यान रखिए एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका मीन होगा. खैर ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच नहीं था. सो डॉबनियर का जो ट्राइड था ये जल्दी फेल हो गया, क्योंकि लेटर कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए, तो यहाँ पर इनका ये मॉडल ये चीज फेल होती है. ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हम केवल इतना आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि डॉबनियर ने एलिमेंट्स को 3-3 करके एक ग्रुप बनाया था, जिसमें बीच वाले का जो एटॉमिक मास था वो बाकी दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन था. बस इतना, बाकी कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. तो लेकिन सारा एफर्ट, सारा श्रेय इनको, डॉबनियर को जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया. राइट. सो नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड आए, इन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया. 8 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया. और इन्होंने कैसे अरेंज किया 8 एलिमेंट्स को? देखिए इनका अप्रोच थोड़ा अलग था, लेकिन हाँ एटॉमिक मास के बेसिस पे किया. एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 7 एलिमेंट्स, ईच इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
ईच इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब इन्होंने 7 एलिमेंट को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड द एट्थ एलिमेंट वाज लाइक द फर्स्ट मतलब जो 8वां एलिमेंट था वो पहले की तरह ही था, द नाइन्थ वाज लाइक द सेकंड एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब आप ऐसे समझिए, ये देखिए 7 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई F and G. These are the 7 element F, G, H. Now the eighth element H will have the properties of same like A. This is known as law of octave. इसको बोला गया 8 एलिमेंट इस तरीके से अरेंज थे, तो इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो 9वां एलिमेंट होगा इसकी अगेन हम अगर यहां से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो अगेन द 8th एलिमेंट जो कि यहाँ पे 9th है उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, बी की तरह होगी। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट से सिमिलर है। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। सो जैसे संगीत म्यूजिक के 7 होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, इसी तरह इसको चूंकि इसमें भी 7 8 ऐसे आ रहा था तो इसको नाम दे दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट। सो लेकिन ये भी कोई बहुत साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, तो इसको मतलब आगे फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ये फेल हो गया। इसमें भी कई खामियां थी, इस वजह से ये भी फेल हुआ। तो इसके बाद आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ये केमिस्ट्री में सबसे बोला जाए तो इट इज द फाउंडेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को लेकर के कॉन्सेप्ट दिया, उसी पे फर्दर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। थोड़ी सी कुछ गलतियां थी इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको रेक्टिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। सो मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट एंड द फुल नेम इज दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। So 1869 was the time, 1869 when he gave this periodic table, and it is also based on increasing atomic mass. आगे चल के देखेंगे यही सबसे बड़ी गलती थी मेंडलीव की, बस इसी को रेक्टिफाई किया गया और कुछ चीजें 2-4 चीजें, और ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओके, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर एग्जिस्टेंस में आया जो कि सबसे सही पीरियोडिक टेबल है जिसको अभी हम पढ़ते हैं। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके ग्रुप्स थे, इनको बोला गया ग्रुप्स, और ऐसे जो थे इनको बोला गया पीरियड, इनको बोला गया हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड एंड वर्टिकल रोज आर नोन एज ग्रुप्स, राइट। सो इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसको इन्होंने, उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसको इन्होंने उसमें अरेंज किया, लेकिन कुछ गलतियों के साथ। फिलहाल इनकी पीरियोडिक टेबल फिर भी बहुत सही थी, तो उसकी हम जरा कुछ मेरिट्स देखते हैं। पहले बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कभी कभार कहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो मेरिट्स क्या थी, मेरिट्स था पहला प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। सो ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। ही ऑल्सो नेम द एलिमेंट एज एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एसेट्रा। मीन्स इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें इन्होंने कुछ गैप छोड़ रखे थे। जैसे समझिए ये एक नॉन एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, ये एक नॉन एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है। इन्होंने क्या किया, लेकिन इन दोनों के बीच में जैसे इन्हें मान 158 आ रहा है, ये 160 आ रहा है, तो यहाँ पे 159 आएगा, लेकिन ये एलिमेंट इन्हें उस समय पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया, यहाँ पर उन्होंने गैप छोड़ दिया कि, और ये बता दिया कि जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा उसका एटॉमिक मास होगा 159, और उसको नाम क्या दे दिया, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एसेट्रा। जिस ग्रुप में जो एलिमेंट आया वैसे उसका नाम दे दिया एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एसेट्रा। तो he was able to predict the existence of the element yet to be discovered। उन्होंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, राइट। दूसरा देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट में बी प्रिडिक्टेड बाय द नॉलेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द टू एलिमेंट लाइंग क्लोज टू ईच अदर। मतलब जैसे टेलुरियम है, टेलुरियम का एटॉमिक मास 125 होगा। कैसे इन्होंने प्रिडिक्ट किया, क्योंकि ये 122 और 127 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है, एटॉमिक मास 122 और 27 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि इसका जो एटॉमिक मास होगा वो नियर अबाउट 125 होगा। सो दिस इज द मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि उन्होंने जो एलिमेंट
उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए इन्होंने जगह छोड़ दी थी और अपने प्रिडिक्शन के बेसिस पे बताया था कि इसका एटॉमिक मास ये होगा, या फर्दर जब खोजे आएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी. सो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक. और सबसे बड़ी अचीवमेंट इनके पीरियोडिक ये थी कि इन्होंने जो वो खोज रखा था, जो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीरियड में चीजों को अरेंज किया. इसका बेनिफिट अभी हम आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स मतलब कमियां क्या थी इनके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. सो डीमेरिट्स तो बहुत थी, देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर बिकॉज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है. तो यहां पे इनको कंफ्यूजन हो गई कि हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ले रहा है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है. आपने 10th में पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेते हैं. तो यहां पर ये कंफ्यूज हो गया कि इसको हम मेटल रखें कि नॉन मेटल रखें. ठीक है. और दूसरी बात अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन पहले ग्रुप में रखा हुआ है. यहां पर आप देखेंगे कि पहले ग्रुप में यहाँ पे गैप रखा हुआ है, यहाँ पे गैप रखा हुआ है. और पहले ग्रुप में तो मेटल्स होते हैं. तो देखिए आप, ये सारे मेटल हैं, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में रखा गया और यहाँ पे गैप रख दिया गया क्योंकि ये मेटल है और हाइड्रोजन इज अ नॉन. इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप हुआ किसी अच्छे बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे पब्लिकेशन की नहीं. तो आप देखेंगे यहाँ पर गैप होगा बिकॉज हाइड्रोजन या नॉन मेटल, और इसीलिए यहाँ पे गैप रख के हाइड्रोजन को प्लेस किया. सो खैर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर. नाउ एनामोलस पोजीशनिंग ऑफ द एलिमेंट. एनामोलस मींस सम ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट करेक्टली प्लेस्ड, राइट. सम ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट करेक्टली प्लेस्ड मतलब जिनका एटॉमिक मास फर्दर पता चला कम है वो बाद में रखे हुए हैं, जिनका ज्यादा है वो पहले रखे हुए हैं. सो दे वर नॉट करेक्टली प्लेस्ड, राइट. तो नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. पोजीशन आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर. सो यहां पर क्या हुआ, एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है. खैर एटॉमिक नंबर की हम बात नहीं कर रहे. तो अब पता चला कि क्लोरीन है, क्लोरीन के तो दो हैं अलग अलग एटॉमिक मास से, दो अलग अलग हैं. तो किसको कहां पे प्लेस किया जाए, किसको प्लेस कर दिया जाए इस पोजीशन पे, जो क्लोरीन की पोजीशन जहां पे आ रही है वहां पे किसको रखा जाए. सो इसीलिए आइसोटोप्स वाले केस में मेंडलीव जवाब नहीं दे पाए कि यहां पर किसको रखा जाए. ठीक है. तो आइसोटोप्स की पोजीशन को वो क्लियर नहीं कर पाए. और लास्ट, नो पोजीशन फॉर नोबल गैसेस. नोबल गैसेस की उस समय कोई पोजीशन, हालांकि नोबल गैसेस उस समय तक बहुत कम खोजी भी गई थी क्योंकि उस समय साइंस बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था. नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, खोजी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी ये नोबल गैस की पोजीशन को बता नहीं पाए थे. सो दीज आर ऑल द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. इसके बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें बोर का जो कन्फिगरेशन था उस बेसिस पे रखा गया. मतलब 2,1, 2,1, 2,8, 1, 2,8, 8, 1, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. देखिए इन सब के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें क्या किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ऐसे ग्रुप्स बनाए गए, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. ऐसे ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है. 18 ग्रुप्स बनाए गए, 18 ग्रुप्स बना दिए गए और 7 पीरियड थे. इसमें 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप बनाए गए. 18 वर्टिकल रोज और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बने. इनमें एलिमेंट्स को प्लेस किया गया, ठीक है. और इस चीज का ध्यान रखा गया, जितने एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर 1, जितने के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप नंबर 2, इसी तरह 3 13, 4 14 और 8 18, राइट. तो इस बेसिस पे इनको अरेंज किया गया. और ये इस चीज का भी ध्यान रखा गया कि जो
ये जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, ये एक बेसिस पे और डिवाइड है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ के जो दो सीरीज में आते हैं उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस सेल जो है वो एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में है। इनका पी में है, इनका डी में है और इनका एफ में है। ठीक है, इसी बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी। और अभी तक जो आप पढ़ते थे कि मेटल नॉन मेटल में डिवीजन है ऐसे, लेकिन अब आप जब मॉडर्न में पढ़ोगे तो आप एलिमेंट्स को इससे जानोगे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी ब्लॉक का है कि डी का है कि एफ का है। राइट, तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल अब हम अगली बार पढ़ेंगे। इसको आप समझ के रखिएगा जो आज पढ़ाया है, और थोड़ा सा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को पढ़ लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में बहुत ही ढेर सारी चीजें हैं, उनको सारी चीजों को हम पढ़ेंगे जो आगे आपके काम आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू।